आप सभी लोग देख रहे होंगे कि शाम के 6 बजे आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास आती है। और ये क्लास आपकी सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी और आईएएस और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए लाई जाती है। और इस क्लास में वही टेस्ट में क्वेश्चंस शामिल किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, और उनका पैटर्न भी आपके एग्जाम की तरह ही देखने को मिलेगा। और आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के अलावा वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते होंगे। तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग इन क्लासों को देखते हैं ना, तो आप लोग कई तरह के आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे इन क्लासों को कवर करने के बाद। अभी तक हम लोग 3 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं, ये चौथा टेस्ट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और देखिए, एक बात हमेशा मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जब आप लोग ओएमआर सीट भरा करेंगे तो आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, और जब आप लोग आंसर लगाते हैं ना, गोला भरते हैं ना, तो उसे भी बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा और पूरे जो निर्देश दिए रहते हैं उसे भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आते हुए अगर आप लोग यहाँ कुछ गलत कर बैठते हैं तो फिर सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती आंसर सीट में, ओएमआर सीट में। ये आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। क्या करना है? भरना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग इस टेस्ट का देखते हैं। क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि कशेरुकी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन एक तरह से चुनना है। जो आप देखिए कशेरुकी जंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नीचे आप लोग देखेंगे 4 कथन दिए गए ए बी सी डी के रूप में। इसमें पहला कह रहा है कि उभयचर कशेरुकी जंतु नहीं है। बी कह रहा है वे प्रजातियां जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी या रीढ़धारी जंतु कहलाते हैं। सी कह रहा है रीढ़धारी या कशेरुकी जीव शारीरिक रूप से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जंतुओं की वे प्रजातियां जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी या रीढ़धारी जंतु कहलाते हैं, और रीढ़धारी जंतु शारीरिक रूप से ज्यादा विकसित और बड़े होते हैं। इसके अंतर्गत कशेरुकी स्तनधारी पक्षी उभयचर सरीसृप शामिल हैं। उदाहरण के लिए मानव, हाथी, शेर, भैंस, घोड़े आदि कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं तो आप देखिए प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगी। तो समय रहते कम से कम 2 से 3 बार आपको एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़नी है, और जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके उन्हें भी आप लोगों को लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। आप लोग जो सही जोड़ियां मिलाने के लिए आती थी ना, उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। सूची 1 में आप देखिए प्रजाति दी गई है, सूची 2 में संबंधित भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। क्या? भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए काली गर्दन वाला सारस, काली गर्दन वाला सारस, ये आप देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी लंगूर, ये आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा। चिंकारा, ये आप लोगों को भारतीय मरुस्थल में देखने को मिलेगा। साबर हिरन, ये दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। काले गर्दन वाले सारस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये IUCN की संवेदनशील जीवों की श्रेणी में भी है। IUCN यानी कि आप देख रहे हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात हो रही है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी, और आप देखें ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और नीलगिरी लंगूर पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। इन्हें IUCN की संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। चिंकारा भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, इसे IUCN की सबसे कम खतरे वाली श्रेणी में रखा गया है। सांबर हिरन भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है, इन्हें IUCN की संवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें आप लोगों को ये सही जोड़ियां आप लोगों ने मिला ली होगी। A 2 से मिल रहा है, B 1 से मिल रहा है, यानी कि एक तरह से आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे A 2 से, यानी कि C ऑप्शन होगा इसमें। आप लोग OMR सीट में C गोला भर देंगे। A 1 2 से मिल रहा है, B 1 से मिल रहा है, C 4 से मिल रहा है, D 3 से मिल रहा है।
इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पहले अपने मन से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोग इसे लगाइए, तो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते समय बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आप देखिए यहां सही कथन पूछ रहा है यार, या यदि गलत कथन पूछ रहा होता तो इसका आंसर बदल जाता तुरंत। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग आते हुए भी आंसर गलत कर बैठते हैं इसकी वजह से। तो पहला कथन कह रहा है कि वैश्विक हॉट स्पॉट क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हिमालय क्षेत्र में है। दूसरा कह रहा है वर्तमान में हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती स्थानीय दर स्थानिक जीवों और वनस्पतियों के विलोपन का कारण बन सकता है। तीसरा कह रहा है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन लुईस द्वारा किया गया था, इसका उपयोग बताइए भैया। तो इसमें आप देखेंगे सही पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। अब आप लोग कहोगे कि गलत क्यों है। वैश्विक मानव जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार अनुकूल दशाएं होने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि सभी वैश्विक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक जन घनत्व पश्चिमी घाट 300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि दूसरा इसलिए सही है, माफ करिए दूसरा सही है ना, हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर वैश्विक दर से अधिक है और जिससे इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रजातियों के विलोपन के आसार बताए जा रहे हैं। चूंकि इस क्षेत्र में स्थल आर्कटिक अवरोध अधिक है और प्रजातियां ध्रुवों की ओर पलायन नहीं कर पाती और इसके कारण यह क्षेत्र प्रजातियों के विलोपन का कारण बन सकता है। और अगर हम लोग तीसरा इसलिए गलत था, हॉट स्पॉट शब्द की बात करें तो इसका प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। यहां लुईस दिया गया है, तो याद रखिए नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। कब? 1988 में। इसलिए आप देखें तीसरा भी गलत था। तो इसमें सही पूछा है तो केवल दूसरा कथन ठीक था, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। क्या कर दोगे? बी ऑप्शन लगा दोगे। अगला क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हॉट स्पॉट क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन है, चुनना है आपको। तो इसमें पहला कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, विश्व में कुल 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो विश्व के कुल 2.3 भाग पर विस्तृत हैं। तीसरा बी कह रहा है इसमें विश्व के जैव विविधता बहुल हॉटस्पॉट क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ए सही है, बी सही है, ए भी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि दोनों कथन आपके बिल्कुल गलत है। ए भी गलत है, बी भी गलत है। विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्रों में जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। ये बढ़ते रहते हैं, आप देखेंगे, ठीक है। और विश्व में कुल 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र देखने को मिलते थे जो विश्व के 2.3% भाग पर विस्तृत थे। विश्व की आप देखेंगे 60% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारतीय जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में वैश्विक जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत के राजनीतिक भूभाग के अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्रों के पश्चिमी घाट क्षेत्र में आप देखिए 64.95, इंडो बर्मा क्षेत्र में 5.13, हिमालय क्षेत्र में आप देखिए 44.37 और सुंडालैंड में आप देखिए 1.28% क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें दोनों कथन इसमें गलत थे बिल्कुल। तो आप लोग उपयुक्त में से कोई सही नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं। इन 3 कथन में से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन 3 कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं किंतु शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.16% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। तीसरा आपसे कह रहा है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 और एशिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल है। तो इसमें आप देखेंगे पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ठीक है। तीसरा क्या है? ठीक है। भारत में पहला इसलिए गलत है क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां तथा जहां तहां वृक्ष भी पाए जाते हैं। और दूसरा इसलिए गलत था, भारत के कुल क्षेत्रफल यानी कि आप देखिए 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के 24.16 भाग पर वन पाए जाते हैं।
ठीक है, इसलिए दूसरा गलत था, तीसरा ठीक था। जैव विविधता की विचुरता की दृष्टि से विश्व में भारत प्रमुख स्थान रखता है। विश्व के 10 और एशिया के 4 सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में भारत भी शामिल है आपका। तो इसमें केवल तीसरा ही सही है, और सही ही पूछा है तो केवल बी ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। बी ऑप्शन, केवल 3 सही है। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप क्या करिए? विचार करिए आप। और इसमें आप लोगों को नीचे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला कह रहा है कि अंधाधुंध औद्योगिकीकरण तथा जीवों के आवासों में अत्यधिक मानव हस्तक्षेप, अतिक्रमण। दूसरा कह रहा है बढ़ता वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा। तीसरा कह रहा है कि भूमि का अतिचारण तथा स्थलीय जलभराव। और 4 कह रहा है जलवायु परिवर्तन तथा विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। तो इसमें आप देखेंगे कि चारों आपके बिल्कुल ठीक हैं। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक मानव हस्तक्षेप, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना विकास, भूमि की अत्यधिक चराई और अवैज्ञानिक तरीके से भूमि की सफाई, कृषि, लकड़ियों के लिए वनों की कटाई, वनों की अत्यधिक कटाई जिससे जीवों के आवास नष्ट होते हैं, प्रदूषण जिसके अंतर्गत वायु, जल, मृदा प्रदूषण आदि शामिल है, अम्लीय वर्षा के कारण जैव विविधता अधिक प्रभावित हो रही है, जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी, स्थलीय क्षेत्रों में लंबे समय तक जल भराव तथा जल की निकासी के समय प्रजातियों का विस्थापित होना, प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन तथा बीमारियों आदि की वजह से आप देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके बिल्कुल चारों ठीक हैं और सही ही पूछा था, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे ना। डी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? विचार करना है। इसमें 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? क्या सही कथन पूछ रहा है? पहला कह रहा है कि एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। और दूसरा कह रहा है प्रजाति विविधता किसी समुदाय में विभिन्न किस्मों को बताती है। और तीसरा कह रहा है कि आवास का विनाश जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है। बताइए। तो प्रजातीय विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है, और प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्मों को बताती है। और चूंकि विभिन्न मानवीय क्रियाएं, औद्योगिक विकास, कृषि, सड़क आदि तथा आग लगने आदि से प्रजातियों के आवास प्रभावित हुए, जिस कारण उन्हें अपना आवास छोड़ना पड़ा, और इससे कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं और कई विलुप्त हो गई हैं। और आवास का विनाश जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण भी है। तो इसमें आप देखिए तीनों कथन बिल्कुल ठीक है आपके। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो इसमें क्या लगा दोगे? डी ऑप्शन। तीनों आपके बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? संकट हो सकते हैं। और नीचे क्या कह रहा है? निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। विदेशी जाति का प्रवेश, जलवायु परिवर्तन, शाकाहार को प्रोत्साहन, या 4 आवास विखंडन। तो इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। तीसरा गलत है। आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता के संकट के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं। इसमें आवास विखंडन, विदेशी जाति का प्रवेश, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। चूंकि आप देखिए शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता में वृद्धि होती है। शाकाहार प्रोत्साहन से पौधों और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संक्रमण को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जैव विविधता अधिक समृद्ध होती है। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 4 सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला आपसे कथन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है आपसे कि पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर प्रति किलोमीटर तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण जीवों वनस्पतियों के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, फलस्वरूप जैव विविधता में कमी होती है। दूसरा कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी जैव विविधता में भिन्नता का बड़ा कारण है। तीसरा आपसे कह रहा है कि शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों टुंडा व टैगा में पौधों एवं अन्य जीवों का वृद्धि काल अत्यंत कम होता है। क्या होता है? अत्यंत कम होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला गलत है, दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि पहला गलत क्यों है? पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर प्रति किलोमीटर तापमान
पर तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तापमान में कमी पर्वतीय क्षेत्रों की जैव विविधता में भिन्नता का बड़ा कारण है। टुंडा और टैगा जलवायु क्षेत्रों में परिस्थितियां अत्यंत ही प्रतिकूल होती हैं। ये विश्व के सर्वाधिक ठंडे जलवायु प्रदेश हैं जहां वर्ष भर तापमान निम्न बना रहता है, इसलिए इन जलवायु क्षेत्रों में पौधों और अन्य जीवों का वृद्धि काल अत्यंत कम होता है। तो इसमें आप 2 और 3 कथन ठीक है, और इसमें सही ही पूछा है तो बी ऑप्शन लगा देंगे आप लोग। 2 और 3 ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जैव विविधता के प्रवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप लोगों से कहता हूं ना कि इन 3 कथनों में से आप लोगों को यहां क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसी लाइन को आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी ऊपर आपने देखा है कि सही पूछ रहा था तो आप लोगों ने सही लगाया। अब पूछ रहा है कि इन तीनों कथनों में से आपको सही नहीं है वाला चुनना है, सही नहीं है वाला चुनना है आपको। तो इसमें पहला कथन क्या कह रहा है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है। और आप देखेंगे कि दूसरा कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी पाई जाती है। तीसरा कह रहा है टुंडा एवं टैगा जलवायु क्षेत्रों में विषुवत रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों की तुलना में कम जैव विविधता पाई जाती है। तो इसमें आप देखेंगे पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर पाया जाता है। यह अंतर जैव विविधता प्रवणता कहलाता है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं जैव विविधता में वृद्धि होती है। और टुंडा व टैगा जलवायु क्षेत्र में जीवों वनस्पतियों के लिए परिस्थितियां अत्यंत ही प्रतिकूल हैं, जिसके कारण आप देखिए टुंडा टैगा जलवायु क्षेत्र में विषुवत रेखीय और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए वाले क्षेत्रों की तुलना में कम जैव विविधता पाई जाती है। इसमें दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है, लेकिन सही नहीं है, पूछा ना सही नहीं है तो केवल एक लगा दोगे आप लोग। क्या लगा दोगे, ए ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जैव विविधता के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, जैव विविधता के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पूछ रहा है कि इन चारों में से आपको सही कथन चुनना है। अगर आप लोग क्वेश्चंस को समझ जाते हैं ना तो आंसर देने के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। इसमें आप देखें पहला कथन कह रहा है जैव विविधता मापन के अंतर्गत प्रजातियों की संख्या उनके बीच समता के आंकड़ों को संकलित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि अल्फा विविधता एक समुदाय या पारितंत्र के प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। तीसरा कह रहा है कि आवासों या समुदायों की प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापित होने की दर गामा विविधता कहलाती है। और 4 कह रहा है कि बीटा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र या आवास की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। बताइए सही चुनना है इसमें। जैव विविधता मापन से आशय प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है, और जैव विविधता मापन के अंतर्गत प्रजातियों की संख्या और उनके बीच समता के आंकड़ों को संकलित किया जाता है। प्रजातियों की क्षेत्र विशेष में प्रचुरता का आकलन एवं प्रजातियों में समता का आकलन जैव विविधता मापन का अनिवार्य अंग है। और आप देखेंगे पहला ठीक है इसमें। अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता है, या किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। दूसरा भी ठीक है। और बीटा विविधता जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। आवास या समुदायों में परिवर्तन के साथ ही कई प्रजातियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। ये परिवर्तित प्रजातियां अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करने लग जाती हैं। और आवासों या फिर समुदायों की प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापित होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। तीसरा गलत था इसलिए। और गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र या प्रजातियों के आवासों की प्रचुरता को बताती है। इसके अंतर्गत आवासों की विषमता या भिन्नता का पता चलता है। इसमें आप देखें 4 भी गलत था, यानी कि 1 2 सही है और 3 4 गलत है, लेकिन सही पूछा है आपसे तो आप लोग बी ऑप्शन लगा दीजिए। केवल 1 और 2 कथन ठीक था इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष घटती है। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ ही समुदाय की प्रजातियों में वृद्धि होती है
जिससे खाद्य श्रृंखला और जटिल हो जाती है। तीसरा कह रहे हैं यदि प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता अधिक होगी तो प्रजातियों के रूप में अत्यधिक समानता पाई जाएगी। बताइए सही पूछ रहा है। प्रजातीय विविधता का तात्पर्य पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है तथा प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्मों को बताती है। किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष बढ़ती है, और इसलिए आप देखेंगे पहला बिल्कुल गलत है। जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं वनस्पतियों के एक समुदाय की प्रजातियों में भिन्नता पाई जाती है। पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ ही समुदाय की प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है और जिससे प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला जटिल हो जाती है। खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता का आवश्यक तथ्य भी है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, दूसरा बिल्कुल ठीक है। आनुवांशिक विविधता का आशय किसी समुदाय की एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। प्रजातियों में आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी उनके बीच समानता उतनी ही कम होगी, अर्थात आनुवांशिक विविधता कम होने के साथ ही जीवों में समानता बढ़ती है। तीसरा गलत है, तो इसमें केवल दूसरा कथन ठीक था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही था? तो इसमें आप लोग सी लगाएंगे, केवल दो कथन बिल्कुल राइट था, दो कथन में था बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है पूछ रहा है इसमें, याद रखिएगा। पहला कह रहा है कि विश्व के जिन क्षेत्रों में जीवों एवं वनस्पतियों की प्रचुरता होती है वे क्षेत्र मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकमैनस द्वारा 1985 में किया गया था। तीसरा कह रहा है जैव विविधता प्रकृति एवं जीवों के संपोषणीय विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बताइए इसमें से 3 में से कौन सही है? विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है। विश्व के लगभग 60% उभयचर पक्षी जानवर और पेड़ पौधे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहलाते हैं। पहला ठीक बिल्कुल है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इस पर विवाद है। माना जाता है कि 1980 में E.A. नॉर्स एवं I.A. मैकमैनस द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था। दूसरा इसलिए गलत है। तीसरा आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के साथ ये भौगोलिक क्षेत्र के पर्यावरणीय दशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है और जिसके कारण वनस्पति और जीव जंतुओं में आनुवांशिक तथा प्रजातीय परिवर्तन होते हैं जो एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अतः जैव विविधता प्रकृति एवं जीवों के संपोषणीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा भी गलत है। तो इसमें केवल एक ही गलत है, 2 और 3 बिल्कुल गलत है, लेकिन इसमें सही नहीं है पूछा है, तो 2 3 सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन लगा दोगे, केवल 2 और 3 गलत है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं आपके और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तीनों कथनों में से क्या करना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये देखना है आपको। जैव विविधता के अंतर्गत एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा परिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। दूसरा कह रहा है जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित है और इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित नहीं किया गया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। तीसरा कह रहा है जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है और इनका संबंध पौधों के प्रकारों प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। तो बताइए इसमें से सही क्या होगा। 1992 में री डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई थी। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय और सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधता है और इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। और अन्य शब्दों में आप देखें तो जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इनका संबंध पौधों के प्रकारों प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक तो पहला ठीक था, दूसरा इसमें गलत था दूसरा, और तीसरा ठीक था। इसमें 1 और 3 कथन बिल्कुल ठीक है इसमें। तो क्या लगा दोगे,
केवल 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके, और उनके आंसर हम लोगों ने विस्तार से देखे। आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर नीचे बताया करिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, ये छोटी छोटी क्लासें आपके लिए आती रहेंगी शाम 6 बजे, और आप लोग जरूर दिया करिएगा ये टेस्ट, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए।